So, hello friends, I'm Ray Verma, director of English.com. From today onwards, I'm going to start my classes. आज पहला दिन है क्लास का। काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन मोबाइल साथ नहीं दे रहा था। तो हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय से जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, उस पर बातचीत की जा सकती है। मैं आप लोगों को इंग्लिश के कुछ सेशंस दूंगा। मुझे ये तो नहीं लगता कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से सिखा दूंगा। हाँ, लेकिन ये वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं आपको पूरी तरह से सिखा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है कि इसके पहले भी मैंने एक बार ये विषय लिया था एंड द टॉपिक वाज एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। तो यहाँ मैं शिक्षा व्यवस्था की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले था, वो कैसा था और हम लोगों ने क्या चीज़ें पाई हैं। तो सबसे पहला एक एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँगा कि हम लोगों को पता चला आज से 40 या 50 साल पहले कि जो धरती का आकार है वो गोल है, लेकिन ये चीज़ें हमें बहुत सालों से पता थी। जैसे कि हम कहते हैं भूगोल, तो भूगोल का मतलब है धरती जो गोल है। हम लोगों ने कभी भी 100 साल पहले ये नहीं पढ़ा कि या तो भूचपटी, लोग भूगोल ही बोलते हैं। दूसरा, हम बोलते हैं धरती को जगत। जगत मतलब जिसकी गति हो। तो हमको ये भी पता है कि जो धरती है वो गतिमान है। और हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उसमें भी ये बताया गया है कि जो वराह अवतार थे, उन्होंने जब वो अवतार लिया तो उन्होंने जो धरती को उठा रखा है अपनी नाक पर, उसका आकार भी गोल है। मतलब हमें आज से 10,000 साल पहले भी पता था कि धरती का आकार गोल है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मैंने कुछ किताबें पढ़ी, उन किताबों पे मैंने थोड़ा सर्च किया। वो सर्च करने के बाद पता चला है कि हम लोग टेक्निकली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे बिना किसी टेक्नोलॉजी के। तो मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ एक स्टार की। उस स्टार का नाम है एंटेरस। मैं मंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एंटेरस की। और ये 15th ब्राइटेस्ट स्टार है, 15th ब्राइटेस्ट स्टार। लेकिन हमारे पंचांग में या हमारे जो पंडित लोग हैं या जो हमारे यहाँ साधु संत लोग हैं, वो इसे ज्येष्ठ का नाम देते हैं। ज्येष्ठा सुना होगा। तो ज्येष्ठ का मतलब क्या है? ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। जो घर के जो सबसे बड़े होते हैं उनको ज्येष्ठ कहते हैं। तो ज्येष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 15th मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार, मतलब उससे पहले 14 ब्राइटेस्ट स्टार भी हैं। तो ब्राइट का मतलब ये हम सोचते हैं कि जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, ऐसा नहीं है। और अगर हम पता करें तो ये जो एंटेरस है, इसका साइज जिसको हम करें कि 40 टाइम्स बिगर देन सन, 40 गुना ज़्यादा बड़ा है सूरज से। तो ये जानकारी हमें अभी नहीं पता, ये जानकारी शायद आज से हज़ारों साल पहले हमें पता था। अब मैं बात करता हूँ मटेरियल टेक्नोलॉजी की। जैसे कि मैं इंजीनियर हूँ तो हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। तो मटेरियल टेक्नोलॉजी में भी हम लोग काफ़ी आगे थे। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। ये वीडियो पूरा इंग्लिश में था, लेकिन ये वीडियो मैं आज हिंदी में बना रहा हूँ। आप जब दिल्ली में कुतुब मीनार जाते हो तो कुतुब मीनार के सामने एक पोल है, एक बड़ा सा खंबा है। तो उस खंबे की एक खासियत आपने देखी होगी कि वो खंबा आज से 350 से 400 साल पहले बनाया गया था। और वो टेक्नोलॉजी आज भी हम ढूंढ रहे हैं कि दिल्ली, जहाँ पर प्रदूषण सबसे ज़्यादा है, प्रदूषण होने के बावजूद भी वो खंबे में आज तक रस, जिसको हम लोग जंग कहते हैं, जंग नहीं पड़ा। आज के समय में
ऐसा स्ट्रक्चर सोचना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह जहाँ पर प्रदूषण काफ़ी है, और आप लोग जानते हैं कि किसी भी लोहे की वस्तु की टेंडेंसी होती है कि जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर वो जल्दी रस्ट हो जाता है, क्षय होना चालू होता है उसका। तो दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा बेंगलोर का। तो बेंगलोर के पास में करीबन 150 किलोमीटर के करीब वहाँ पर आज से 350 से 400 साल पहले वहाँ के जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी लोग थे, वो गुरु शंकरा आदिचार्य का स्वागत करना चाहते थे। तो उनका स्वागत करने के साथ में उनको एक उपहार देना चाहते, तो उन्होंने भी वहाँ पर एक खंबा बनाया है, पोल बनाया है, जो आज भी वहाँ स्थित है। और आप समझ सकते हैं कि बेंगलोर के पास में जो गांव है वहाँ पर आर्द्रता कितनी होगी, वहाँ पर नमी कितनी होगी, वहाँ बारिश कितनी होती होगी। आज आप जाके देखोगे तो वो खंबा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ना तो उसमें कोई रस्ट है, ना कोरोजन है, ना कुछ है। तो ये टेक्नोलॉजीज़ की मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजीज़ के लिए कोई टेक्नीशियंस थे उस टाइम पर, ये वो लोग थे जो आदिवासी थे, उन लोगों ने बनाया। तो टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है जिंक का। जिंक का मतलब जस्ता। तो आज से करीबन 400 साल पहले या 500 साल पहले ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पता चली, 350-400 साल पहले। उसके पहले ये चीज़ पता चली चाइनीज़ को, वो चाइना से पहले करीबन 5 से 10 हज़ार साल पहले हम लोगों को पता था कि जिंक को कैसे निकाला जाता है। तो हम लोगों ने जैसे किताबों में पढ़ा है, वात्या भट्टी का नाम सुना होगा, ब्लास्ट फर्नेस। तो नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग वात्या भट्टी में नीचे से आग जलाते हैं और जो मोल्टन मेटल होता है वो ऊपर से हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो अब जिंक के बारे में बात बताऊं तो जिंक का जो मेल्टिंग टेम्परेचर जो जिसमें मेल्ट हो जाता है वो 997 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वाष्प बन जाता है। लेकिन तो कहने का मतलब है कि हमारे पास में सिर्फ 3 डिग्री सेंटीग्रेड की एक खिड़की है, और उस खिड़की से हमें उसको जिंक को निकालना है कच्चे माल में से। अगर मैं आज से 5000 साल पहले की बात करूं तो 5000 साल पहले तो ना हमारे पास में कोई टेम्परेचर नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, और ना कुछ टेक्निक्स हुआ करती थी। तो ये सोचिए कितना मुश्किल टास्क होगा। तो अब अभी हमें तो ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन उस समय पे वो लोग क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, जो वात्या भट्टी थी उसको अपसाइड डाउन, मतलब उन्होंने क्या करा कि उल्टा कर दिया, और उन्होंने आग देना चालू करी ऊपर से। और जब वो मोल्टन जो पिघल कर आता था तो उसका टेम्परेचर होता था 997 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको कंट्रोल करने के लिए नीचे से क्या करा उन्होंने, जो बर्फ़ की जो हवा होती है वो देना स्टार्ट करी, तो उससे उसका जो टेम्परेचर वो कंट्रोल हुआ, और उससे उन्होंने जिंक को निकाल दिया। टेक्निकली अगर मैं उसको बताना चाहूँ, बोर्ड पर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो वो काफ़ी समय लेगा। उसके बाद में एक गीता का श्लोक है, वो श्लोक थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे दिक्कत आएगी, उसको कुछ कटपयम संख्या कहते हैं। तो उसमें इंटरेस्टिंग क्या है, उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप उसमें एक पर्टिकुलर नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको पता चलेगा, जैसे कटपय इजिकल टू 1, तो एक पूरा श्लोक है, उसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे और जो पूरा सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू है 3.18, और 30 डेसिमल तक वो जो संख्या है पूरी करेक्ट है, जिसको हम लोग पाई की वैल्यू कहते हैं। तो आपको पता है गीता लिखे हुए कितना समय हो चुका है, और हम लोग आजकल कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन बड़ा अचरज वाली बात है कि जब आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 30 डेसिमल तक वो जो संख्या है करेक्ट है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद में नंबर। तो अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर इसको एक्सप्लेन करके बताओ, तो डेफिनेटली मैं उसको एक्सप्लेन करके भी बताऊँ, ठीक है ना। दूसरा, आपने बिग बेयर कॉन्स्टलेशन का नाम सुना होगा, सप्तऋषि तारामंडल। तो सप्तऋषि तारामंडल में एक स्टार है जो काफ़ी ब्राइटेस्ट स्टार है। तो आप उसमें क्या है, उसकी क्या खासियत है, उसकी खासियत ये है कि वो एक स्टार नहीं है, वो 2 स्टार है। तो 2 स्टार नॉर्मल क्या होता है, 2 स्टार जो होते हैं, एक स्टार है उसके आसपास जो दूसरा स्टार है वो रोटेट करता है।
तो सदर्न इंडिया में साउथ इंडिया में एक रिचुअल है, वहाँ का एक रिवाज है कि शादी होने के बाद में जो पति पत्नी है वो बाहर जाते हैं और इस तारे के दर्शन करते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी रिडिकुलस लगेगा, हास्यास्पद लगेगा, लेकिन ठीक है क्योंकि वो उनका रिचुअल है। तो देखा गया है कि नॉर्मल जो स्टार होते हैं वो इस तरह से रोटेट करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो नंगी आंखों से देखना मुश्किल है, पर ये एक ऐसा स्टार है जिसको नाम दिया गया है शायद अरुंधति और वशिष्ठ, ये दो स्टार हैं और ये दोनों एक दूसरे के रोटेट आपस में बराबर होते हैं। मतलब देखा जाए तो ये पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं लगते हैं कि पति है और पत्नी चक्कर लगा रही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी विशेषता ये है कि दोनों जो तारे हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे रोटेट कर रहे हैं, जिसे 7 फेरे लेते हैं उस तरह से। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है इंडियन टेक्नोलॉजीज़ की। अब दूसरी बात करते हैं कि हाँ, अभी बात चलती है विज्ञान की। तो अध्यात्म और विज्ञान का काफ़ी बड़ा नाता है। देखिए, मैं इतना अध्यात्म के बारे में जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितनी भी जानकारी है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा नेचर कैसा होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जिसको हिंदी में कहते हैं तमस। अभी तमस क्या होती है? तमस वो चीज़ होती है जिससे आपको नींद आती है, जिससे आपको लेजीनेस फील होता है। तो एक हद तक तमस होना ठीक है। अगर वो चीज़ बढ़ती है तो उससे आप लोगों को लेजीनेस होगी, जैसे कभी कभी होता है ना, यार ठीक है कर लेंगे, यार आज मन नहीं कर रहा है, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ता है तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा डल कर देती है। और डल करने से क्या होता है, फिर आप सोचते हैं नहीं यार आज नहीं करेंगे कल कर देंगे। उससे फिर होता क्या है, अगर वो चीज़ ज़्यादा बढ़ती है तो फिर उससे आपको डिप्रेशन होता है। आपको पता होगा कि अमेरिका में करीबन 80% लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं यही है। और ये तमस ज़्यादा बढ़ जाने के कारण फिर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो ये सुसाइडल केसेस होते हैं, जिसमें काफ़ी लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। अब इसका अपोजिट होता है रजस। देखिए रजस क्या होता है, रजस का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस आपके अंदर आ जाती है, आप चंचल हो जाते हैं काफ़ी, आप लोग अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते। जैसे क्लास में देखा होगा कुछ लोग पेन को कट 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 करते रहते हैं, तो ये स्टेबल नहीं होते। अच्छा, काफ़ी थोड़ा हंसने वाली बात है कि इस तरह की एक्टिविटी कभी कभी हम लोग सोचते हैं तो मन के अंदर जैसे आंखें बंद करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं मन के अंदर, ऐसा लगता है कि बम फूट गया थॉट्स में। उसके बाद में फिर अगर ये चीज़ कंट्रोल में नहीं है तो उससे क्या होता है कि फिर आप जब ज़्यादा बढ़ती है रेजेस तो फिर एग्रेशन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। तो एग्रेशन होने के कारण क्या होता है कि आप फिर वायलेंट हो जाते हैं। वायलेंट होने के कारण फिर आप लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गुस्सा आता है। तो अब इन दोनों का मिला जुला रूप, जब ये दोनों कंट्रोल में होते हैं तो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं सत्वा। उस सत्वा होने का मतलब है कि आपका तमस भी कंट्रोल, मैं ऐसा नहीं बोलता कि तमस नहीं होना चाहिए या रजस नहीं होना चाहिए, तमस और रजस दोनों जरूरी है, लेकिन वो अगर कंट्रोल वे में हो तो। और जब ये दोनों कंट्रोल होते हैं तब रजस एक बहुत अच्छी अनुभूति, बहुत खूबसूरत अनुभूति आती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यार आज का दिन बड़ा शानदार था, सब कुछ कंट्रोलेबल। हम लोग कहते हैं ना कभी कभी कि आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। कभी कभी हम लोग किसी काम को लगे रहते हैं करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं हो पाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यार बस किया और रिजल्ट आ जाता है। तो ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं, सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि आप लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। मेडिटेशंस के बारे में भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, पर सबसे ज़रूरी बात ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, दैट्स ओके, पर मैं कहता हूँ कि आप लोग किताबें भी पढ़ें। और किताबों से जो नॉलेज आप लोगों को मिलेगा शायद वो मोबाइल से ना मिल पाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू माई क्लासेस, अभी मैंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, आज मेरा पहला वीडियो है। जस्ट एन्जॉय द वीडियो और इसी तरह से हम लोग कुछ अलग अलग विषयों पर बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।